So, what's going on here? E equal to not mc square. Cannot be mc square. What is mc square? M is mass and c square represents speed of light multiplied by itself. What is mc square? The difference between intensity and continuity. No, I just told you what it is. Why are you not listening? What is energy? What is matter? Matter is continuity, energy is intensity. MC. What do you call as matter? Anything continue. Dude, no. पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अलग अलग तरह से पढ़ा जाता था। आज भी हम लोग अलग अलग तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन आए और उन्होंने बोला कि इन दोनों को मिलाकर एक लॉ बोला जा सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। और उन्होंने कहा मास और एनर्जी एक ही एंटिटी के दो रूप हैं, दो तरीके हैं, दो फॉर्म्स हैं, और मास एनर्जी को हम लोग आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास और एनर्जी कैसे हैं? इंटर कन्वर्टिबल है। हम जब चाहें तब मास को, हम नहीं, यूनिवर्स ऐसा करता रहता है, तो मास को एनर्जी में चेंज कर लेता है और जब चाहता है एनर्जी को वापस मास में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस इंटर कन्वर्टिबिलिटी के लिए इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां पर E क्या है? एनर्जी जूल में मेजर किया जाएगा, मास केजी में मेजर किया जाएगा, और C जो है वो है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो आप पहले से जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यार किसी भी चीज में अगर किसी 1 kg मास में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। आप मान लीजिए, चलिए हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि 1 kg मास को अगर एनर्जी में चेंज करते हैं तो क्या होगा। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल, विच इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर। तो इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूले से ये समझ सकते हैं कि भाई थोड़े से मास से बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो बाइंडिंग एनर्जी वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा, तब हम लोग E इज इक्वल टू mc स्क्वायर को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एनर्जी अलग अलग तरह के फॉर्म में होती है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। जूनियर क्लासेस में 9th 10th में हम लोग ने इस तरह के कन्वर्जन बहुत देखे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाती है कौन सी एनर्जी में? अगर इलेक्ट्रिकल हीटर है, भाई आपको केवल इस तरह देखना है कि जब हम हीटर जलाते हैं तो हीटर ऑन करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। और जब हीटर बढ़िया से गर्म हो जाता है, अच्छे से गर्मी देने लगता है, तो आउटपुट क्या होता है, हमें मिलता क्या है? हमें हीट एनर्जी मिलती है। तो बहुत ही आसान है ये सारी चीजें करना, बच्चों वाली बातें हैं। स्टीम इंजन में हीट एनर्जी यूज होती है और फिर स्टीम इंजन उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है, यानी कि हमारी जो रेलगाड़ी है वो आगे चलने लगती है। तो आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप इसे मैकेनिकल एनर्जी लिखें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का एक हिस्सा है। ऊपर भी ट्रेन चढ़ जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाती है, तो इसलिए मैकेनिकल लिखना ज्यादा अच्छी चॉइस है। लाउड स्पीकर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। बर्निंग ऑफ कोल केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है? हीट एनर्जी में। सारे जितने व्हीकल्स हैं वो फॉसिल फ्यूल्स पे चल रहे हैं, हमारे पावर प्लांट कोल पे चल रहे हैं, तो ये केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी वाला जो कन्वर्जन है, इसी से सारी दुनिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट अभी तक मीट हो रही है। फिर आ गया इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो रहा है। बस
बहुत ही इजी था ये तो। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपने ज़रूर जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे और मैं समझता हूँ कि आपके लिए वो सब बहुत आसान है, तो मैंने इतने ही डाल दिए यहाँ पर। पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनीथिंग, चाहे वो मशीन हो, ह्यूमन हो, जानवर हो, वो उसकी पावर हो जाती है। हम लोग पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब थोड़ा सा और गहन ज्ञान, थोड़ा सा डीप ज्ञान, एवरेज पावर भी आपको समझ में आ गया, दोनों एक ही बात है। लेकिन अब आ जाती है इंस्टेंटेनियस पावर की बात। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब है हर इंस्टेंट में पावर चेंज हो रहा है। यहाँ पर वर्क डन भी टाइम डिपेंडेंट है और इसीलिए dw/dt इंस्टेंटेनियस पावर आपका हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ रेट ऑफ डूइंग वर्क ये चीज है और जो पावर के बराबर बन रही है। अब पावर को एक वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे, अभी पता चलेगा कि पावर वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है। चलो इसी से शुरू करते हैं। वैसे काफी लोग को पता है कि पावर क्या है। देखिए वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dw फोर्स डिस्प्लेसमेंट, बस यहीं से आपको मिल गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ हाँ यार पावर कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। ds/dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उसे हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी। सो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट है इसलिए पावर क्या है, स्केलर। पावर इज स्केलर। अब पैरेलल और एंटी पैरेलल में समझ सकते हैं। अब जब डॉट प्रोडक्ट का ये हिस्सा है, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी वाली बात आ जा रही है, तो पैरेलल एफ एंड वी, जब फोर्स अप्लाइड और वेलोसिटी दोनों पैरेलल हो, उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, है ना, एफ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ वी कॉस थीटा, है ना। तो उस केस में थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। पावर इज इक्वल टू एफ वी हो जाएगा, कॉस 0 1 हो गया, है ना। ये पैरेलल के केस में, जब पैरेलल है तो ऐसी पावर है। और जब एंटी पैरेलल मतलब कि जो अपनी फोर्स है और वेलोसिटी है उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। अलग अलग मतलब ऑपोजिट है। थीटा 180 डिग्री है, तो कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1। तो पावर इज इक्वल टू माइनस ऐसा, है ना। तो अब कल को कोई पूछे कि भाई क्या पावर नेगेटिव हो सकता है, तो आंसर है हाँ, नेगेटिव पावर इज पॉसिबल। पावर कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। अब एक बच्चा पूछ रहा था सर v क्या वॉल्यूम है, तो v वॉल्यूम नहीं है भाई, v वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए ds/dt की जगह मैंने v रख दिया था और f फोर्स है। बाकी सारे जो सिंबल्स हैं वो तो मैंने पहले ही लिख दिए हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। यूनिट्स ऑफ पावर में आ जाते हैं। पावर है वर्क अपॉन टाइम और पावर की यूनिट है वॉट, तो इसलिए वॉट हो गया जूल अपॉन सेकेंड। एक और दूसरी यूनिट है हॉर्स पावर, ठीक है, वो एसआई यूनिट नहीं है लेकिन बहुत पॉपुलर है। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। और एक और आपको यूनिट दिखेगी किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। तो कई बार आपको
ये पूछा जाएगा कि किलोवाट बड़ा होता है या हॉर्स पावर बड़ा होता है, तो हमें समझ में आ गया कि भाई किलोवाट बड़ा होता है। अब फोर्स की यूनिट न्यूटन, वर्क या फिर एनर्जी की यूनिट हुई जूल, पावर की यूनिट हुई वॉट। हम लोग सीजीएस यूनिट भी जान लें, काफी बच्चे जानते हैं पहले से। न्यूटन के जैसा सीजीएस में होता है डाइन, उसी तरह जूल के जैसा सीजीएस में होता है अर्ग। तो यहां पे क्या होगा, है ना, ये सवाल आ सकता है। किसी से भी आप पूछिए कि पावर की सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब बता पाएगा। किसी से भी आप पूछ लीजिए। बाकी इन दोनों की सीजीएस यूनिट का अलग से नाम है, तो वो लोग रट लेते हैं। अच्छा, आप देखिए, न्यूटन से डाइन में कन्वर्जन हम लोग सीख चुके हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एफ की जगह एम ए लिख दिया, और एम क्या है, मास है, 1 kg इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम इसे सीजीएस में लाना चाहते हैं, तो 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस ये हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, 3 2 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम एक नया नाम दे देते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, नया नाम आ गया डाइन। बस इस तरह से आप न्यूटन और डाइन में कन्वर्जन कर सकते हैं। ये हम लोग थोड़ा पावर से दूर चले गए, अब हमने फोर्स का काम कर लिया। उसी तरह आप, अब जैसे न्यूटन और डाइन में मैंने कन्वर्जन बता दिया, बिल्कुल उसी तरह आप कर सकते हैं जूल और अर्ग में कन्वर्जन। चलिए तुरंत करिए, बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा आप लोग को। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब 1 न्यूटन को यहां से चुरा लिया, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 7 हो गया। 9 सेंटीमीटर को फिर से एक नया नाम दे दिया और कह दिया अर्ग। तो ये याद रखिएगा कि 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, और 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ये सब आता भी है आपको। अब पावर में क्या होता है कि कोई अलग से नया नाम नहीं होता है, इसलिए हम लोग ये जो वॉट वाला सिस्टम है, उसी तरह अगर हम एसआई में चले जाएं, तो जूल की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, अर्ग लिख देंगे, 1 अर्ग, और सेकंड तो सेकंड ही है, तो हो जाएगा अर्ग पर सेकंड। तो पावर की कोई नई यूनिट नहीं होगी यहाँ पे। पावर इन सीजीएस अगर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूनिट कोई नई नहीं है, अर्ग पर सेकंड है। यही मैं आपको बताना चाहता था कि पावर की सीजीएस यूनिट कुछ अलग से नहीं है जैसे यहां पे है। तो याद कर लीजिए सारी बातें यहां पर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की पावर कितनी होती है, आप कमेंट्स में बताइए वॉट में कन्वर्ट करके, और अभी मैं बता रहा हूं हॉर्स पावर में। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा, उसकी हॉर्स पावर में पावर रेंज करेगी 0.01 हॉर्स पावर से 0.05 हॉर्स पावर। अब कुछ खली टाइप सुपर ह्यूमन होंगे तो थोड़ी बहुत अपर लिमिट आगे शिफ्ट हो सकती है, बट दिस इज द एवरेज, है ना, नॉर्मल बोलना है ना, खली तो नॉर्मल ह्यूमन है नहीं। तो कमेंट्स में बताइए कि ये जो 0.01 हॉर्स पावर से लेके 0.05 हॉर्स पावर है, आप इसे वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। पावर की डायमेंशंस, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई मैं अपनी लिमिटेड मेमोरी से केवल फोर्स की डायमेंशंस ही याद कर पाया हूं। तो चलो पावर की डायमेंशंस निकालने के लिए
फोर्स के डायमेंशंस लेंगे, उसमें डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। फोर्स होता है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट होता है l, और ये हो गया t, है ना। तो पावर की डायमेंशन हम लोग निकालिए। ये यार बक्से हम लोग डायमेंशन को दिखाने के लिए लगाते हैं, ये सब पता ही है आपको, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ml² t-3, है ना। t ऊपर चला जाएगा नेगेटिव में इसके साथ, l इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो बस काम बन गया अपना, है ना। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, ml² t-3। कोलिजन यानी कि टक्कर, हम तो यही जानते हैं कि रोड पे ट्रक कार से भिड़ गया, हो गई टक्कर, हो गया कोलिजन। लेकिन फिजिक्स कहती है कि फिजिकली स्ट्राइक ईच अदर अगर हो रहा है तब तो कोलिजन है ही है, लेकिन अगर स्ट्राइक नहीं भी हो रहा है, केवल पाथ डिस्टॉर्ट हुआ जा रहा है, तब भी कोलिजन है। मान लो कि कोई मीटियोर था, वो बढ़िया जब दोनों से किससे अर्थ से और जुपिटर से खूब दूर था तो मस्त स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। अब क्या हुआ, जब ये अर्थ के पास से गुजरा तो इसने क्या किया, अर्थ पे गिरने की कोशिश की, लेकिन जुपिटर बोला अरे हेलो कहां जा रहे हो, बोलो आता हूं सर, और जाके जुपिटर पे गिर गया। तो अगर अर्थ ना होती तब ये यहीं घूम जाता, लेकिन अब इसका पाथ थोड़ा अर्थ की तरफ गया, फिर इधर गया। तो ओरिजिनल पाथ क्या होता, यहां तक तो जब तक स्ट्रेट लाइन है तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसा होता, लेकिन अर्थ की वजह से पाथ रेड वाला हो गया, पाथ चेंज हो गया, ये भी कोलिजन। हम लोग कहेंगे कि मतलब यहां पर अर्थ और इस मीटियोर में कोलिजन हुआ, ठीक है। अब लेकिन इस तरह की पाथ डिस्टॉर्ट वाला कोलिजन बहुत ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को एक्चुअल कांटेक्ट वाला पढ़ना है। तो एक्चुअल कांटेक्ट में ये लो, ये दोनों गए, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है कोलिजन वाली पोजीशन, है ना। ये इधर से आया, ये इधर से आया, ताड़ टच कर गए। टच करने के बाद, है ना, बाद में ये लोग क्या करने लगे, अलग अलग भागने लगे, है ना। टा अलग हो गए, टा अलग हो गए, समझ गए ना इस सिचुएशन। तो एज सून एज द कोलिजन इज ओवर द इंटरएक्टिव फोर्सेस बिकम जीरो। तो ये है इंटरएक्टिंग फोर्सेस, दोनों एक दूसरे पे लगाती हैं, जिसकी वजह से ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। तो अब और थोड़ा कोलिजन को पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं और कितने तरह के कोलिजन हैं वो देख लें। अगर कोलिजन एक ही लाइन में हो रहा है, यानी कि ये भिड़े और अलग दूर हो गए, अगर अलग अलग लाइन पे हो रहा है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इसके अलोंग है, इसका सेंटर ऑफ मास अलग लाइन के अलोंग है, तो ये दोनों भिड़ेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। मान लो ये रुका हुआ है, मान लो ऐसा हो जाएगा। तो सेम लाइन के अलोंग है तो वन डायमेंशनल कोलिजन, सेम प्लेन में है तो टू डायमेंशनल कोलिजन, और अगर सेम प्लेन में भी नहीं है तो 3D, थ्री डायमेंशनल कोलिजन। जैसे कि ज्यादातर कोलिजन 3 डायमेंशन ही होते हैं, दो एरोप्लेन आपस में भिड़ गए अगर तो 3 डायमेंशनल कोलिजन है। अगर एक कार और एक ट्रक आपस में भिड़ गए रोड पे सेम स्ट्रेट लाइन में तो 1 डायमेंशन कोलिजन है। लेकिन अगर कार इस डायरेक्शन में आ रही है और ट्रक इस डायरेक्शन में आ रहा है तो 2 डायमेंशन कोलिजन है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब सेम लाइन में होना काफी मुश्किल होता है जब
क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के सेंटर ऑफ मास अलोंग द सेम लाइन, और ये तब पॉसिबल है जब दोनों के सेंटर ऑफ मास अलोंग द सेम प्लेन। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में टक्कर होके कहीं और जाने लगेंगे, मतलब आ रहे थे ऐसे और चले गए ऐसे, तो कोई 3D में चला गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेम प्रिंसिपल्स हम लोग यूज करते हैं, वो 1D 2D और 3D में काम कर जाता है। आपको ज्यादातर 2D कोलिजन ही पढ़ाया जाएगा, या फिर 1D तो है ही, 2D लेकिन कठिन वाला है, 1D आसान वाला है। 3D आपको कराया ही नहीं जाएगा ज्यादा, अगर कराया जाएगा तो हम लोग वहां पे वेक्टर यूज कर लेते हैं, सिंपल रहता है। पोजीशन के हिसाब से हो गए 1D 2D और 3D, और अब वेस्टेज ऑफ एनर्जी के हिसाब से हो गए इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक। इलास्टिक में वेस्टेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, इसीलिए जब हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं। लेकिन इनइलास्टिक में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें, जब भी टक्कर होती है आवाज आती है तो साउंड एनर्जी, जब भी टक्कर होती है दो चीजें हल्का सा गर्म तो होती ही है तो हीट एनर्जी, और कभी कभी टक्कर बहुत तेज हो जाए तो लाइट एनर्जी, है ना, मतलब चिंगारी टाइप निकल आए। अरे यार, पत्थरों को लड़ा के ही तो आदि मानव ने आग बनाई थी, तो लाइट भी कोलिजन से क्रिएट की जा सकती है। तो इस तरह से इलास्टिक और इनइलास्टिक ही दो तरीके हैं, वेस्टेज और नॉन वेस्टेज के हिसाब से। इलास्टिक में वेस्टेज नहीं होता है और इनइलास्टिक में वेस्टेज होता है। दूसरी बात, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाए। कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फंडामेंटल पार्टिकल्स इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है। अब कैसे यार, जैसे मान लो कि दो प्रोटॉन है, वो आपस में कोलिजन कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो रिपल्शन की वजह से फिर थोड़ी देर बाद दूर होने लगेंगे। तो इस तरह के रिपल्शन में, इस तरह के कोलिजन में कोई फिजिकल कांटेक्ट हो ही नहीं पाता है, तो इसकी वजह से वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो नहीं पाती है, हीट, लाइट और साउंड कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होती, और कोलिजन कैसा हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है। अब इन इलास्टिक तो हम लोग यार भाई सब लोग कैरम तो खेलते हैं, तो कैरम में जब आप मारते हैं तो वो एक स्ट्राइकर से मारते हैं गोटियों पे, तो सब इधर उधर हो जाते हैं, आवाज जरूर आती है, आवाज अगर आ गई तो इनइलास्टिक है। बाकी कैरम में फ्रिक्शन भी होता है यार, कैरम बोर्ड में, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी तो होना ही होना है, वो कोलिजन इनइलास्टिक है। आप कमेंट्स में बताइए जो आप कैरम में खेलते हैं वो 1D है, 2D है या 3D है। और उसी तरह बिलियर्ड्स भी, बिलियर्ड्स यार बड़े आदमियों का गेम है, हम लोग तो कैरम जानते हैं। अब आ जाते हैं प्लास्टिक कोलिजन। प्लास्टिक कोलिजन कोई तीसरा बोलना ठीक नहीं होगा, आपकी बुक कहती है कि प्लास्टिक जो है वो इनइलास्टिक का ही एक हिस्सा है, वो बल्कि प्लास्टिक नाम कभी नहीं कहती, वो परफेक्टली इनइलास्टिक बोलती है। यहाँ पे वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है, इतना ज्यादा वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है कि बड़ी वाली बॉडी में छोटी वाली बॉडी घुस जाती है। इसका बढ़िया एग्जांपल है कि अर्थ पे मीटियोर अटैक हो जाए। दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि एक ब्लॉक रखा हुआ है और उसमें आई बुलेट, इसमें घुस गई, और पहले तो ब्लॉक आराम कर रहा था और थोड़ी देर बाद देखा कि ब्लॉक अपने अंदर बुलेट लिए हुए आगे की तरफ दौड़ने लगा। तो ये कैसा हो गया, जहां पर स्टिक टुगेदर आ जाए या जहां पर एम्बेडेड आ जाए वर्ड, तो आप समझ लीजिए कि प्लास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। हम लोग जानते हैं कि कोलिजन्स दो तरीके के होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है, लिख लेते हैं। इलास्टिक वो जहां पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, और
काफी जगह इलास्टिक कोलिजन होते हैं। आपकी बुक कहती है कि इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है जहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और कोलिजन तब भी माना जाता है विदाउट एक्चुअल टचिंग। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, वो आयरन का है, या मान लीजिए कि नॉर्थ पोल टाइप का है उसका इस साइड, और दूसरा मैग्नेट यहां से गुजर गया, तो मैग्नेट की वजह से ये या तो रिपेल हो गया और अट्रैक्ट हो जाएगा तो कांटेक्ट हो जाएगा, लेकिन रिपल्शन की वजह से अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसको भी कोलिजन माना जाता है। जैसे कि अर्थ यहाँ पर है, कोई मीटियोर था, वो अपना ऐसे जाना चाहता था, लेकिन वो अर्थ की वजह से इस रास्ते की जगह इस रास्ते पे आ गया, तो इसको भी कोलिजन कहा जाता है। अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से अगर ओरिजिनल डायरेक्शन किसी पार्टिकल का हम चेंज कर दें तो ये भी कोलिजन है, ठीक है। लेकिन हम लोग ज्यादातर यहाँ पे एक्चुअल कांटेक्ट वाले ही कोलिजन करेंगे, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक। किसी किसी बुक में प्लास्टिक भी बोलते हैं। आपकी बुक जो है परफेक्टली इनइलास्टिक बोल रही है, तो मैं दोनों तरीके से लिख दे रहा हूं। प्लास्टिक और इसी को बोले दे रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। अब मैं बस इस टेबल में केवल इतना बताऊंगा कि कहां कौन सी इक्वेशन वैलिड रहेगी, ठीक है। देखिए, आप पहले फोटो देखिए कि क्या हो रहा है। एक कोई बड़ा मास है, एक कोई छोटा मास है, लेकिन दोनों कंपेरेबल है, ठीक है। ये m है, चलो m1 m2 लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, m1 m2, ठीक है। उसके दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन। दोनों ही चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं u1 से u2 से। जाहिर है कि u1 थोड़ा तेज होगा तभी इस पे टक्कर मार पाएगा, अगर u1 धीमे होगा u2 तेज होगा तो ये आगे निकल जाएगा। तो ये सब चीजें भी हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। m1 हम अपना प्योरली इक्वेशंस पे रिलाई करेंगे। ये हो गया v1 एंड ये हो गया v2। पहले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, पहले दूसरे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, पहले पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी, दूसरे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी। m1 m2 मासेस हैं, मासेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन टाइप की चीज नहीं हो रही, और दोनों मासेस यहाँ पे चिपक भी नहीं रहे हैं, अभी मान के चल रहे हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, दो चीजें हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, LOCM, ठीक है। तो अब इसका मोमेंटम कितना था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसी मास नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, इसीलिए m1 mv जैसी चीजें यहां पे लिखी हुई है। और आपको बता दूं, कोलिजन कभी भी होगा, चाहे इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे प्लास्टिक हो, ये हमेशा ट्रू होगा। दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई जब भी कोलिजन होगा तो LOCM तो हम लगा ही सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम लोग इसे वेक्टर के ही रूप में यूज करें तो अच्छा होगा। डायरेक्शन वगैरह की चिंता करते रहें तो सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। अब इलास्टिक कोलिजन है तो LOCM तो वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमेशा वैलिड होगा। चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख लेते हैं।
ये होता है भाई कौन सा एनर्जी में, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग मान के चलते सब लेवल ग्राउंड में हो रहा है काम यहाँ पे, ठीक है। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ, क्या बोलिए, कंप्लीट कराइए बच्चों, m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाँ v2 स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरीके से हमने ये सीखा कि जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो LOCM भी वैलिड रहेगा और LOCE भी वैलिड रहेगा। देखिए P इज इक्वल टू mv, यहाँ पे बात कर रहे हैं मोमेंटम की, पहला लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी में हम लोग काइनेटिक एनर्जी ही ले लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन जब इनइलास्टिक होगा तो ये वैलिड नहीं रहेगा, और जब प्लास्टिक होगा तो ये वैलिड नहीं रहेगा। ये हमेशा वैलिड रहेगा, ये इन दो केसेस में वैलिड नहीं रहेगा। अब आपका सवाल होगा कि सर यहाँ पे ये वैलिड क्यों नहीं होता है। देखिए वैलिड होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई है वैलिड, क्योंकि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। यहां पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है, जैसे कि कोलिजन हुआ और आवाज आई खटा, तो आवाज आने में एनर्जी वेस्ट हो गई, इसीलिए ये है इनइलास्टिक कोलिजन। अगर ऐसा होता है कि ये इससे जाके टकराया और टकराने के बाद दोनों चीजें चिपक गई, मान लीजिए कि फाइनल कंडीशन ये हो गई, ये थोड़ा बहुत डिफॉर्म होकर दोनों ही चीजें एक कंबाइंड मास बन गई, तो ये हो जाता है प्लास्टिक कोलिजन, जिसकी बुक आपकी बात नहीं कर रही है, प्लास्टिक कभी नहीं बोल रही, वो बस परफेक्टली इनइलास्टिक बोल रही है। तब देखिए, चलिए परफेक्टली इनइलास्टिक में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, तब क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 v2 u2, है ना, पहले तो u है ना, फिर ये जुड़ गया तो m1 प्लस m2 एक ही चीज हो गई, ये एक कंबाइंड सिस्टम हो गया। और फिर इसकी वेलोसिटी हम लोग कुछ और लिख सकते हैं, कैपिटल V लिख सकते हैं, v1 v2 जो भी नाम आपको देना है। अगेन वेक्टर की यहां पे चिंता करनी है, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन में इक्वेशन ऐसी ही रहेगी, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। अब यहाँ पे क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड ही नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो भी नहीं लिख रहा हूं। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से आएंगे, कैसे आएंगे कि भाई एक मास था, वुडन मास, वो मस्ती में लटका हुआ था और गन शॉट मारा गया, बुलेट आई और इसमें धंस गई, धंस जाने के बाद ये ऊपर उड़ गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। अब बताइए, ये इसमें धंस गई, बाहर नहीं निकल पाई और ये ऊपर उड़ गया, तो बताइए कि ये कैसा है, इलास्टिक, इनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक। स्नेहाल बताइए। सर प्लास्टिक कोलिजन। वेरी गुड। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों लगेगा। बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन क्या है कि ये चल रहा है u1 से, ये चल रहा है u2 से। जाहिर है कि u1 जो है वो काफी ज्यादा होना चाहिए u2 के मुकाबले, क्योंकि तभी तो पीछे वाला आके टक्कर मारेगा। अगर यार ये ज्यादा तेज चल रहा है, ये धीमे चल रहा है, तो ये आगे निकल जाएगा, ये कभी इसको कैचअप ही नहीं कर पाएगा। तो टक्कर होने के लिए u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, और या तो फिर ये नेगेटिव साइन हो, मतलब दोनों ऐसे आके टक्कर मार ले। तो हमें बिल्कुल डायरेक्शन वायरेक्शन की चिंता नहीं करनी है, वेक्टर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद टक्कर हुई ड्यूरिंग कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कुछ
अलग हो जाएंगी, ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मास, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मास, ये करना है। तो हमें बिफोर और आफ्टर की जरूरत है, ड्यूरिंग कोलिजन क्या इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये फोटो हटा दी हम लोगों ने। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहेगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 वेक्टर में, m2 u2 वेक्टर में, m1 v1 वेक्टर में, m2 v2 वेक्टर में। वेक्टर में बोलकर हम यहां पर 1D 2D 3D सबको इंक्लूड करे दे रहे हैं, लेकिन अभी हम 1D की अगर बात कर रहे हैं तो मान लो सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ, कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपना प्लस में ही बना रहेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मासेस तो अपना स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये जो आपने पहली कंडीशन बना ली, ये ही कंडीशन आप बार बार बनाते रहेंगे, मोशन 1D हो, 2D हो या 3D हो। और मोशन क्या बोल रहे हैं, कोलिजन बोलना चाहिए। कोलिजन 1D 2D 3D कैसा भी हो, ये जरूर लागू होगा, ये जरूर ट्रू होगा। और अगर आपका कोलिजन इलास्टिक हो तब भी ये लगेगा, इनइलास्टिक हो तब भी ये लगेगा, प्लास्टिक हो तब भी ये लगेगा। दिस इज ऑलवेज ट्रू, है ना। वेक्टर अगर ये वाला ले ले तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली वन डायमेंशन के लिए ज्यादा अच्छा बोला जाएगा। लेकिन अगर विद वेक्टर हम ले रहे हैं तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहां लिख लेते हैं लॉसियम, LOCM, ठीक है। अब हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि एक जैसों को एक तरफ ले आए, किनको किनको, m1 u1 माइनस m1 v1, इसको यहां ले आए और इसको उधर ले जाए, m2 v2 माइनस m2 u2। यहां पे क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस v1, m2 v2 माइनस u2। ऐसा कुछ कर लें हम लोग, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहां पे लगा दिया। अब हाफ 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 कट जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, m1 u1 स्क्वायर, जैसे यहां पे किया था ना, m1 वालों को एक साथ कर लिया था, यहां से बुलाओ माइनस m1 v1 स्क्वायर। यार हाफ सारे कट जाएंगे तो इसलिए मैं हाफ नहीं लिख रहा हूं। फिर उसके बाद आप क्या लिखिए, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। यहां पे आप m1 कॉमन ले लीजिए, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर करिए, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर करिए। मजे की बात यह होगी कि m1 u1 माइनस v1, u1 प्लस v1, m2 v2 माइनस u2, v2 प्लस u2, ऐसा आ जाए। अब देखो ये इसके बराबर है, तो जो भी वैल्यू हो, मान लो 15-15 है इनकी वैल्यू, जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है, और जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 1 मान लेते हैं
और यहाँ पे रीजन दे देते हैं यूजिंग 1 हम लोग ये कट्टम कट्टी कर सकते हैं। काट दिया है तो हमारे पास क्या बचा, u1 प्लस v1 v2 प्लस u2। सही है ना। अब इससे एक और बढ़िया रिलेशनशिप आ जाएगा। मस्त लग रहा है ना देखने में। वो ये है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं डायग्राम से। देखिए मैंने कहा था कि जो u1 है वो u2 से ज्यादा है, तो u1 पे बैठा हुआ कोई ऑब्जर्वर देखेगा कि भाई हम लगातार इससे जाके भिड़ने वाले हैं, तो इस ये भी ऐसे चल रहा है, पीछे वाला ज्यादा तेज चल रहा है, तो इससे भिड़ने वाला है, तो क्या करेगा u1 माइनस u2 से ये वाला इसको अप्रोच होते हुए दिखेगा। ठीक है ना। पीछे वाली गाड़ी ज्यादा तेज चल रही है, आगे वाली गाड़ी धीमे धीमे चल रही है, तो पीछे वाली गाड़ी को लगेगा कि हम इसके रिलेटिव में, सामने वाले के रिलेटिव में u1 माइनस u2 से जा रहे हैं और थोड़ी देर में भिड़ जाएंगे। तो इसी चीज को बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी विद विच द बॉडीज अप्रोच ईच अदर बिफोर कोलिजन, है ना। यहां पे बिफोर कोलिजन की बात आ गई। और फिर उसके बाद टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद क्या होगा कि ये हो सकता है दूर दूर हो रहे हो, है ना, मतलब सेपरेट हो रहे हो। तो इसी तरह ये हो जाती रिलेटिव वेलोसिटी विद विच बॉडीज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर आफ्टर कोलिजन। रियल लाइफ सिचुएशन अगर आप देखें, वैसे रियल लाइफ में इलास्टिक कोलिजन देखना काफी मुश्किल है, बट फिर भी कोशिश करते हैं। जैसे ये आया टक और फिर ये अलग होने लगे, ये उल्टी डायरेक्शन में चलने लगा, तो ये सेपरेशन होने लगा कि नहीं। तो इस सेपरेशन को क्या बोल रहे हैं, v2 माइनस v1। याद रखिएगा ये जो कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में पॉसिबल है, लेकिन ये कंडीशन हमेशा पॉसिबल है। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में पॉसिबल है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी केवल इलास्टिक कोलिजन में आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही मदद से हम लोग ये लेके आए। आगे जाके एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू से ही कि वो 1 से कम है, 1 है या 0 है, इसके हिसाब से हम लोग बता देंगे कि इलास्टिक, इनइलास्टिक या प्लास्टिक क्या है। अगर प्लास्टिक कोलिजन होगा, समझिए तब क्या होगा, ये चिपक जाएंगे, है ना, ये आया और चिपक के चलने लगे। जब चिपक के चलने लगेंगे तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्लास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होता है। तो अभी तक क्या किया हम लोगों ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, उससे ये वाली कंडीशन निकाल ली, यहां तो केवल रीअरेंज करके ये आ गया। फिर इस कंडीशन को यूज किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी वाली कंडीशन आ गई। याद रखिएगा ये कंडीशन और ये कंडीशन अलग अलग है, यहाँ पे मास है और यहाँ पे मास नहीं। इस कंडीशन के अंदर दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत बोल रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलना चाहिए। यहाँ पे एलओसीएम और एलओसीई दोनों अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक तो यहां तक हम लोग पहुंचे ही थे, और थोड़ा सा u1 v1 u2 v2 कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहां से v2 को आइसोलेट कर लेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो v2 कैसा दिखने लगेगा, v1 प्लस u1 माइनस u2। देखो ये यहां आ गया v1 प्लस u1 माइनस u2, v2 निकाल लिया। v2 को उठा के इधर पुट कर देंगे, बस m1 u1 माइनस v1, ये तो वैसे ही आ गया LHS।
RHS में M2 V2 की जगह ये रखना है, V1 प्लस U1 माइनस U2, ये आ गया, और एक और माइनस U2। ठीक है, सब खोल दो, चिंता ना करो बिल्कुल। M1 U1 माइनस M1 V1, M2 V2 प्लस कुछ कट तो रहा नहीं है, M2 U1। ठीक है, ओहो हो होने लगा गलत, M2 V1 M2 U1, और देखो ये मिला के 2U2 है कि नहीं, तो माइनस 2M2 U2। अब क्या करिए, V1 ही हमें निकालना है, इनको और इनको एक साथ कर लीजिए। कर लिया एक साथ, देखो ये वाला आ गया यहां और ये वाला आ गया यहां। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा एक ये M1 है, M1 माइनस M2 U1 आप कॉमन ले लीजिए, ये तो वैसे ही बना रहा, यहां भी कॉमन लेने की बात आ जाएगी, ये आ गया यहां। इस पूरे को नीचे ले आइए, तो अभी ले आता हूं मैं, लो ये गया, अब थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, U1 आया 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और इसके साथ U2 आया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटीज U1 और U2 के टर्म्स में हम लोगों ने पहले वाली फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। पहले मास की फाइनल वेलोसिटी ही तो V1 थी, इस V1 को हम लोग ने मासेस के और U1 U2 के टर्म्स में निकाल लिया। काफी बढ़िया रिजल्ट है ये। बिल्कुल उसी तरह से एक और बार हम लोग मेहनत करेंगे। इस रिलेशनशिप से हमने जैसे V2 को आइसोलेट किया था, उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, V1 को आइसोलेट कर देंगे। तो V1 इधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, V2, और ये इधर चला जाएगा माइनस U1, ये इधर चला जाएगा प्लस U2। V1 को आइसोलेट कर दिया, इस आइसोलेटेड V1 को फिर से इसमें पुट करेंगे एग्जैक्टली इसकी तरह। तो थोड़ा काम कर लिया गया क्योंकि सेम ही जैसा था, ये यहां आ गया और V1 की जगह ये हम लोगों ने यहां रख दिया। देखो ये यहां दिख रहा है। अब क्या हुआ, U1 दो बार है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2U1 यहां आ गया, बाकी सबको लिख दिया, बाकी वैसे ही चल रहा है। 2M1 U1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सब कुछ खोल दिया यहाँ पर। अब फिर से हमें, जैसे यहाँ पे हम लोग ने V1 प्राप्त करने के लिए V1 वालों को एक साथ किया था, वैसे ही M1 V2 ले रहे हैं, तो V2 प्राप्त करना चाहते हैं हम लोग, और वो यहां ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, और कहां पे है V2 वाला, ये वाला है, इसको यहां पे ले लिया, मतलब इन दोनों को एक साथ ले आया, साइन चेंज हो गया। बाकी सबको दूसरी तरफ ले गए, अपना जो कुछ भी कॉमन वॉमन होता था वो ले लिया। अब फिर यही करेंगे, M1 प्लस M2 नीचे पहुंचा देंगे, तो उसी के जैसा कुछ ना कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब अपना V2 भी आ गया और शक्ल मैच कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, U2 पहले और 2M1 M1 प्लस M2 U1 बाद में। ठीक है ना,
एक तरीके से हम लोगों ने दोनों ही फाइनल वेलोसिटीज इनिशियल वेलोसिटीज के टर्म्स में निकाल ली। v1 को निकाल लिया इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 के टर्म में, v2 को निकाल लिया इनिशियल वेलोसिटीज u2 u1 के टर्म्स में। अब ये जो रिजल्ट आ गए हैं इनमें हम लोग कुछ स्पेशल केसेस लेंगे। पहला केस कि भाई दोनों मासेस अगर इक्वल हो जाए, तो इक्वल हो जाए तो m1 माइनस m2, ये तो उड़ गया, ये तो उड़ गया। अगर इक्वल हो जाएंगे तो यार देखो 2m आ जाएगा। मान लो कि दोनों का मास m है, फिर इक्वल है तो एक ही वैल्यू रखे जाएंगे। तो v1 क्या हो जाएगा 0u1 प्लस 2m डिवाइडेड बाई m प्लस m, है ना, u2 कुछ ऐसा आ जाएगा। तो फिर ये भी कट जाएगा और ये तो है ही नहीं, यानी v1 इज इक्वल टू u2 आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा v1 इज इक्वल टू u2। उसी तरह v2 इज इक्वल टू u1 आ जाएगा। बहुत आसान है समझना, है ना। तो बढ़िया रिजल्ट आ गया ये। इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो फाइनल वेलोसिटी v1 आ जाएगी इसकी वाली और फाइनल वेलोसिटी u2 आ जाएगी इसकी वाली। वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड। और देखो अगर u2 0 हो जाएगा तो भाई v1 और मासेस अलग अलग है इस केस में, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 ऐसा हो जाएगा। और u2 0 होगा तो ये चला जाएगा, v2 क्या हो जाएगा 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1। ठीक है। अब ये 2a 2b 2c का मतलब क्या है कि u2 इज इक्वल टू 0 तो हमेशा चलेगा। तो यानी कि जो अब और एक्स्ट्रा कंडीशंस m1 इज इक्वल टू m2 है वो हम इनमें डालेंगे, है ना। तो अब इसे मेन फॉर्मूले को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब u2 तो 0 है ही है और m1 m2 बराबर है, तो ये v1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और v2 क्या हो जाएगा u1 हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये रुका हुआ है ये चलता हुआ आएगा, है ना, तो ये इसको मारेगा टक, खुद रुक जाएगा और ये चलने लगेगा, है ना। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी और जो ये वाली है वो पहले वाले की वेलोसिटी मिलेगा। यानी दोनों मासेस बराबर हैं और बाद वाला रुका हुआ है, दूसरा वाला रुका हुआ टक और ये ऐसे चलेगा जैसे बिलियर्ड्स बॉल में होता है। ओके, तो ये भी समझ में आ गया हम लोगों को। अब ये केस है बहुत बड़े बहुत छोटे में। जैसे मान लीजिए कि जो दूसरा वाला मास है वो बहुत बड़ा है, मतलब अर्थ के ऊपर एक मान लीजिए मीटियोर गिर रहा है ना, उल्का पिंड गिर रहा है अर्थ के ऊपर। तब हम लोग क्या करेंगे, तब आप देखिए कि ये कंडीशन तो ट्रू ही है, ये कंडीशन तो ट्रू ही है u2 इज इक्वल टू 0 की वजह से। बस आप क्या करिए कि m1 इज इक्वल टू 0 डाल दीजिए यहाँ पे, यहाँ m1 इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा m, ये चला गया, ये 0 हो गया, तो v1 इज इक्वल टू माइनस u1 हो जाएगा, है ना। और v2 इज इक्वल टू m1 0 ही हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। समझ में आया। अगर भाई कोई छोटी सी गैलेक्टिक बॉडी अर्थ में घुस रही है तो अर्थ तो उसके सामने प्रैक्टिकली रेस्ट में है, तो अपना u2 0 हो गया। और अर्थ के मास के सामने छोटे से पत्थर की जो मास है वो नेग्लिजिबल है, तो उस केस में क्या होगा, वो अर्थ में टक्कर मार के वापस जाएगा, ऐसा बोल रहा है। लेकिन असली में क्या होगा, अर्थ की ग्रेविटी उसको कैप्चर कर लेगी, वो इलास्टिक कोलिजन ही नहीं होगा, है ना। तो जब बस बहुत बड़ा है, यहाँ पे ये भी है ना कि बहुत बड़े के साथ साथ इलास्टिक भी होना चाहिए,
तो उस केस में वो वापस चला जाएगा। इसका और अच्छा एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं। मान लीजिए कि दीवार खड़ी है, बहुत बड़ी दीवार है, और उसमें आप रबर की बॉल लेते हैं या हार्ड प्लास्टिक की बॉल लेते हैं, दीवार में मारते हैं, तो बॉल की जो वेलोसिटी है वो जिस वेलोसिटी पे गई थी उसी वेलोसिटी पे लौट आएगी, आप कैच कर लोगे। लेकिन जो दीवार की वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दीवार पहले भी रेस्ट में थी और बाद में भी रेस्ट में रहेगी। अब आ गए उसके बाद केस 3 में, जैसे कि मान लीजिए कि अब M1 बहुत बड़ा है और M2 0 है। ऐसा तब कर सकते हैं जैसे ट्रक के नीचे बिल्ली आ जाए, ट्रक मान लीजिए बिल्ली से टक्कर मारे, तो उस केस में क्या होगा। फिर यहां पे देखते हैं U2 तो 0 ही है, M2 को 0 डालना है, तब ये चला गया, ये चला गया, V1 बराबर U1 हो जाएगा और V2 बराबर 2U2 हो जाएगा, है ना। देखो यहां पे, तो इसको ऐसे समझिए, अब ट्रक के नीचे ही बिल्ली आ जाएगी, लेकिन मान लीजिए कि बहुत बड़ा ट्रक है और वो बहुत छोटी सी स्कूटर या मोटरसाइकिल को धक्का दे देता है, तो ट्रक अपनी ही वेलोसिटी से चलता रहेगा, लेकिन ये जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसके डबल वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, और ये सारे स्पेशल केसेस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप अगर ये याद कर सकते हैं बस उतना ही अच्छा है, बाकी सारी मैथमेटिक्स से बातें आ जाएंगी। कंप्लीटली इनइलास्टिक या प्लास्टिक कोलिजन में अब हम लोग पहुंच गए हैं। यहां पर क्या हो रहा है कि एक मास आ रहा है, वो दूसरे मास में जाकर टकराता है, और दूसरा मास जो है वो क्या है, शायद रुका हुआ है। रुका होने से क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी है इसको मैं U1 बोल रहा हूं, और यहां पे जो हमारे पुराने नोटेशंस थे उस हिसाब से U2 0 हो जाएगा, और ये अब स्टिक टुगेदर हो गया, तो M1 प्लस M2, तो इसका पूरे का मास हो गया, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो V है। मैंने बोला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा ट्रू होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज ट्रू, चाहे इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे प्लास्टिक हो। तो हमने क्या लिखा, M1 U1 M2 U2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 V। V क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि U2 0 है। M1 U1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 V। आप चाहें तो ये फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास। ऐसा आप तब यूज कर सकते हैं जब मान लीजिए कि एक इसी सिचुएशन जैसी एक रियल लाइफ सिचुएशन है, तब जब मान लीजिए कि एक बुलेट एक लकड़ी के ब्लॉक में जाकर एम्बेडेड हो जाती है। स्टिक टुगेदर होना, एम्बेडेड होना, सब एक ही बात है। ये रुका हुआ था, ये वेरी हाई वेलोसिटी से आ रही थी U1 से, इसका मास, बुलेट का मास जो है ब्लॉक के मास से कम ही होगा, बट स्टिल ऐसा नेग्लेजिबल नहीं बोल सकते हम लोग। और फिर ये कैसा हो जाएगा, ये इसके अंदर घुस जाएगा और ये पूरा मास जो है M1 प्लस M2 चलना शुरू कर देगा। तो आप देखिए कि जो फोटोग्राफ यहां बनी है, सेम फोटोग्राफ यहां बनी है, और ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी ऐसी ही होगी। अभी जितना बोर्ड पे है उतना कॉपी कर लीजिए। अब अगर इस सिस्टम की इनिशियल सिचुएशन में जाते हैं, तो इनिशियल सिचुएशन में केवल और केवल बुलेट ही चल रही है,
फाइनल सिचुएशन में दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगी वो हाफ m1u1 स्क्वायर होगी प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर होगी, लेकिन हमें मालूम है कि u2 तो 0 है, तो इसलिए ये पूरा टर्म कट जाएगा और 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारी u के टर्म्स में ऐसी हो गई। याद रखिएगा यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है या फिर प्लास्टिक कोलिजन है। जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों लग सकती है, लेकिन इनइलास्टिक के अलावा इलास्टिक के अलावा कोई भी कोलिजन होगा वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर समय लगता है। तो वो यहां पे भी लगेगा, लग चुका है। लग चुकने के बाद ही तो ये रिजल्ट हम लोग लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये लेकर चलेंगे, और आप खुद ही देखेंगे कि सच में दोनों में डिफरेंस आएगा। और आप गेस कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बुलेट पहले जब चल रही थी तो कोई आवाज नहीं थी, लेकिन जब बुलेट इसमें धक्का मारी होगी, इसमें एम्बेड करने की कोशिश की होगी, तब हीट एनर्जी आई होगी और साउंड एनर्जी आई होगी। हो सकता है थोड़ी बहुत लाइट एनर्जी भी आई हो, तो एनर्जी वेस्टेज वहां पे हुआ, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बैलेंस नहीं की जा सकती। हालांकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे भी ट्रू है, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल रहे हैं, हाफ m1 प्लस m2, यहां तो भाई मासेस का कॉम्बिनेशन है ना, और u1 की जगह v स्क्वायर रखेंगे। बाद में कॉम्बिनेशन की कंबाइंड वेलोसिटी v थी, v का u1 से ये रिलेशनशिप है, इसको यहां पे रख देंगे। हाफ m1 प्लस m2, v की जगह रखेंगे m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ये देखिए v की जगह ये रख दिया। अब m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, 2 बार है तो 1 बार लिख लें। पावर काटना मैं पसंद नहीं करता हूं, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया। कोई सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पूछे, ये रही, और कोई पूछे कि भाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, तो वो ये रहा। हाफ बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई। कई लोग जो हैं वो दोनों का रेशियो पूछते हैं, तो रेशियो करने में इनिशियल को ऊपर रखें या फाइनल के ऊपर, वो क्वेश्चन में देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू द इनिशियल, तो यानी कि पहले फाइनल लिखें फिर इनिशियल लिखें, यानी कि न्यूमरेटर में फाइनल आएगा। ठीक है, वैसे कुछ भी हो सकता है, वो तो जैसा सवाल पूछे वैसा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए, है ना। तो लिख दीजिए सब कुछ। काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहां से उठाइए, m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स m1 प्लस m2, ये फिर से डिवाइडेड बाय, है ना, यहां आ जाएगा ना ये इक्वल टू, और इधर से आप उठा लीजिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल m1 u1 स्क्वायर। तो u1 स्क्वायर तो कट गया, m1 कट गया, हाफ हाफ कट गया। तो जैसा मैं बोल रहा था कि लेस देन 1 आना चाहिए, ये लेस देन 1 आ गया, m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इसी में एक तो ये तो हो गया कि रेशियो निकालना, परसेंटेज रिडक्शन, ये सब यहां से आ जाएगा।
इसी में कुछ लोग बोलते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा, डेल्टा के। अब हम लोग ये जान गए हैं कि इनिशियल वाली ज्यादा है, फाइनल वाली कम है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पहले लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाद में लिखेंगे। इनिशियल तो बहुत आसान है, m1u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और फाइनल क्या है, ये वाली m1 प्लस m2। अच्छा, फाइनल यही वाली लिख देंगे, इससे शुरू करके ये लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा ये यूज कर लीजिए। m1u1 स्क्वायर, m1 होल स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, वेरी गुड, सही बताया आपने, डिवाइडेड बाई 2 m1 प्लस m2। अब आप क्या करिए, 2u1 स्क्वायर और एक बार m1 इसको कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे एक बार m1 आ जाएगा और m1 बाई m प्लस m2 आ जाएगा, और इसके बाद ये m1u1 स्क्वायर 2, और ये सब एलसीएम वगैरह आप सबको लेना आता है, तो बहुत ही अच्छा टाइप का रिलेशनशिप आ गया। देखिए यहाँ पे क्या होगा, m1 m2 साथ में आ जाएंगे और काफी जाना पहचाना रिलेशनशिप दिखेगा। अब वापस इसको लिख लिया जाए, m1 m2 को एक साथ कर लें, m1 m2 और नीचे से 2 टाइम्स m1 प्लस m2 और u1 स्क्वायर भी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये है। तो ये हमें समझ में आ गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है। इसको डेल्टा के लिख लीजिए या डेल्टा के ई लिख लीजिए, क्योंकि मैं हर जगह के ई लिख रहा हूं, तो चलो के ई लिख लो। काफी क्वेश्चंस इन रिजल्ट्स पे डायरेक्टली आते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए क्या हो रहा है, ये बुलेट आई बहुत तेजी से इस रुके हुए लकड़ी के ब्लॉक में आके एम्बेडेड हो गई। एम्बेडेड होने के बाद दोनों चीजें चलने लगी। इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी u1, और ये रुका हुआ था। फिर ये जब दोनों साथ में चलने लगे तो v पक्का है कि u1 से तो कम हो जाएगी, क्योंकि बड़ी चीज को ले जाना है। तो ये v जो है वो इस तरह निकल आएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाकर। इस v को हम लोगों ने फिर यहाँ पे रख दिया। जब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहे थे, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, तो इस v में ये रखा, तो ऐसा रिजल्ट आ गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनको यूज करके हम ये ला रहे हैं, और इनको यूज करके हम लोग ये ला रहे हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ आई एंड एफ, या एफ एंड आई, and this is the difference of f and i, and in fact it is i minus f, है ना। तो याद रखिएगा, ये जो है ये फाइनल अपॉन इनिशियल है, और ये है इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये उल्टा मत कर दीजिएगा। उल्टा करने में कभी कभी एग्जाम में उल्टा भी पूछा जाता है कि इनिशियल और फाइनल का क्या रेशियो है, तो आप उलट दीजिए। लेकिन लॉस में तो पहले इनिशियल और बाद में फाइनल ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल। तो एक बार आपको ये पूरा डेरिवेशन खुद भी करना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, याद रखिएगा, इलास्टिक कोलिजन। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों लगेगा। शक्ल से आप पहचान सकते हैं कि कौन m1 है, कौन m2। अब 2 नई चीजें आ जाएंगी, θ1 और θ2। तो देखिए कि इसका जो सेंटर लाइन है उससे थोड़ा ऊपर है ये, तो ये इस पे टक्कर मारेगा, ये टक, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। वही सिचुएशन बाद वाली यहाँ पे बनी हुई है। और इसमें एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो है वो रेस्ट में,
U2 इज इक्वल टू 0 और U1 जो है वो बढ़िया। ये वैसे ही है जैसे कैरम में आप स्ट्राइकर मारते हैं, तो स्ट्राइकर आप देखते हैं कि इधर सामने वाली गोटी रखी हुई है, इधर पे पॉकेट है, तो आप थोड़ा सा साइड में मारते हैं जिससे कि ये इधर चला जाए, एंगल में जाए। ऐसा जरूर आपने कैरम में ट्राई किया होगा। तो अब इधर पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो m1 u1 वेक्टर में प्लस 0 कर लो, क्योंकि u2 0 है ना, m2 u2, तो ये u2 0 है, तो ये टर्म खत्म हो गया, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। ये जा रहा है v1 से और ये जा रहा है v2 से, ठीक है। ये क्योंकि वेक्टर इक्वेशन है तो v1 का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों देखना पड़ेगा। अब देखो v1 अगर, चलो m1 इधर लिख देता हूं, अगर ऐसा है तो एक ऐसा हो जाएगा θ1, v1 cos θ1, और ये क्या हो जाएगा v2 v1 cos, नहीं होगा v1 sin θ1, समझिए। और बिल्कुल उसी तरह यहां पर v2 कैसे हो जाएगा, v2 θ2 ये है cos θ2, और ये वाला हो जाएगा v1 v2, v1 नहीं होगा v2 होगा sin θ2, ठीक है। हम लोग के दो कंपोनेंट, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस जो इक्वेशन है इसे हम लोग दो बार लिखेंगे, ये वेक्टर की वजह से इसमें ij शामिल है, तो ये एक ही बार में हो गया। लेकिन जब हम इसे अगर मैग्नीट्यूड वाइज यूज करेंगे तो एक बार x डायरेक्शन वाला लिखेंगे। ये हम लोग ने क्या लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो x डायरेक्शन वाली क्या लिखेंगे, देखिए m1 u1, यहां तो x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, यहां पे x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी, v1 cos थीटा, m1 v1 cos थीटा 1, और यहां पे x डायरेक्शन में क्या है, v2 cos थीटा 2, तो m2 v2 cos थीटा 2। ये हो गई x डायरेक्शन वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी और भी काफी काम बाकी है। y डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, देखिए y डायरेक्शन में इसमें तो कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, इसमें भी कोई इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कहीं थी, तो 0 प्लस 0, ठीक है। अब इसे पॉजिटिव मानिए और इसे नेगेटिव मानिए, जाहिर है ये प्लस y डायरेक्शन में, ये माइनस y डायरेक्शन में, तो m1 v1 sin थीटा 1 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, m2 v2 sin थीटा 2। तो अब इसको इस तरफ ले आइए, अच्छा रहेगा, मतलब ये दोनों इधर आएंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो m1 v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 sin थीटा 2। ये दूसरी कंडीशन आ गई, समझ पा रहे हैं, ये है y डायरेक्शन के हिसाब से। अब क्योंकि ये एक इलास्टिक कोलिजन है तो उसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमेशा ट्रू होगी। बहुत बड़ी गलती होगी अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी वेक्टर मान लें, वो स्केलर ही है, तो वहां कोई एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करने के लिए आप क्या करेंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, बिल्कुल पुराने की तरह, ये कैंसल हो गया, 0 है ना, u2 तो 0 है ना, इज इक्वल टू
हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसमें कुछ नया नहीं करना, बस आप चाहें तो हाफ हाफ कैंसिल कर सकते हैं। m1 u1 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर। तो ये तीन रिजल्ट्स हैं, ये तीन इक्वेशंस हैं जिनको आप क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। θ1 θ2 जनरली आपको दिया रहता है, या तो θ1 θ2 में से कोई एक एंगल आपसे पूछा जाएगा, तो उस केस में आपको बाकी सारी चीजें सप्लाई की जाएंगी। तो तीन इक्वेशंस हैं और तीन ही अननोन्स हो सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आप देखिए अगर मान लीजिए एक मास ये है और दूसरा मास ये है, m1 m2 लिखने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन ये यहाँ पे हम लोग वेलोसिटीज पे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, स्पीड्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो देखिए अगर u2 से ये इधर जा रहा है और u1 से भी ये इधर जा रहा है, तो यार टक्कर तो तभी होगी जब ये ज्यादा तेज चल रहा हो, है ना, तब टक्कर होगी। तो इसलिए यहां पे हमारा पहले से ही अजम्पशन है कि u1 इज ग्रेटर देन u2, ठीक है। तो अगर ये ऐसे हो रहा है तो जो कोई ऑब्जर्वर अगर यहां पे बैठा है तो उसे ये अपनी तरफ अप्रोच करते हुए दिखेगा, इसी को बोलेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी नहीं कर रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहां पे मैग्नीट्यूड की चिंता कर रहे हैं, डायरेक्शन की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसे हो गया। तो यहां पे u1 ज्यादा है तो u1 माइनस u2 हो जाएगा रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। फिर आ जाते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब मान लीजिए टक्कर हो गई, तो टक्कर होने के बाद ये दूर दूर जाएंगे, भाई टक्कर हो गई तो अब ऐसे ऐसे जाएंगे, तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। तब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इधर जो ऑब्जर्वर बैठा होगा वो क्या कहेगा कि अरे ये तो दूर जा रहा है, हम भी दूर जा रहे हैं, तो सेपरेशन बहुत तेजी से दिखाई देगा। तो ये सेपरेशन होगा v2 माइनस v1। यहां पे आप v1 माइनस v2 भी कर सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकली v2 माइनस v1 किया जाता है। हर बार ऑब्जर्वर राइट साइड में बैठाया जाता है, ये आप अजम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। अब वैसे भी मैग्नीट्यूड की चिंता कर रहे हैं। अब हम लोग जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं उसकी डेफिनेशन ही कुछ ऐसी है कि भाई इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला ये बन जाता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है और आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ है, न्यूटन फिजिक्स में ये नहीं दिया हुआ है, बट आपको ये आना चाहिए। तो डेली लाइफ में ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, इनइलास्टिक होती है। इलास्टिक तो देखना काफी मुश्किल होता है, एटॉमिक लेवल पे ही चीजें इलास्टिक होंगी। जब हम लोग फ्रिक्शन लेस जगह पे होंगे तब इनइलास्टिक होगा, तब इलास्टिक होगा। जब हम लोग स्पेस में होंगे तब इलास्टिक होगा, वरना ज्यादातर चीजें इनइलास्टिक होंगी। प्लास्टिक भी हो सकती हैं, जैसे आपने सैंड पर अगर बॉल को गिराया तो बॉल जो जाएगी वो सैंड में गप जाएगी, है ना, उससे बाहर नहीं निकलेगी। तो ये प्लास्टिक कोलिजन होगा। अगर एक लकड़ी का मास है, लकड़ी का ब्लॉक है, उस पर बुलेट फायर की गई, फिर बुलेट उसके अंदर एम्बेडेड हो गई और उसके बाद दोनों साथ में चलने लगे, ये भी कैसा है, प्लास्टिक कोलिजन ही है। यानी कि अगर दोनों जो मासेस हैं वो मिलकर एक सिंगल मास बन जाए आफ्टर कोलिजन, तो ये प्लास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। प्लास्टिक कोलिजन में ये पॉसिबल है कि v1 v2 दोनों जीरो हो जाए, या इन दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाए, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाए। सेपरेशन जीरो हो जाए यानी कि सेपरेट हो ही ना, चिपक जाए, स्टिक टुगेदर हो जाए। स्टिक टुगेदर की जो कंडीशन होती है वो प्लास्टिक होती है। तो E की जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला ये है, और डेफिनेशन ये बड़ी सी है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन
का रेशियो लिया जाए रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, तो वैल्यू ऑफ ई आ जाती है। वैल्यू ऑफ ई अगर 0 है तो कैसा है, प्लास्टिक कोलिजन है, और अगर E इज इक्वल टू 1 है तो कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। अब ये स्पेशल केस है, ये भी स्पेशल केस है, बाकी सब तो रेंज है, तो इसलिए ज्यादातर दुनिया कैसी होती है, इन इलास्टिक कोलिजन से जुड़ी हुई। ठीक है, ज्यादातर कोलिजन कैसे होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं। प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, स्टिक टुगेदर, और प्लास्टिक सर, हाँ बोलिए सर आप वो सब भी लिख दीजिए ना कि V2 इक्वल टू V1 और वो सब। हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे आप दो कंडीशन हो सकती है, V1 इज इक्वल टू V2 हो जाए, मतलब मॉडुलस दोनों का मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और या V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड ही दोनों का इक्वल हो जाए कि डिफरेंस 0 हो जाए, और या फिर दोनों इंडिविजुअली 0 हो जाए, तो ये स्टिक टुगेदर वाले केस हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 होने का मतलब क्या है कि एक तरीके से V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। ठीक है, अब चाहे तो साथ में कर सकते हैं, U2 प्लस V2 इज इक्वल टू U1 प्लस V1। ठीक है, तो ये इलास्टिक की कंडीशन है। इन इलास्टिक में तो वैरायटी ऑफ वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। एक और बात जो मैं पहले से बता चुका हूं, जब आप प्लास्टिक करें, चाहे इन इलास्टिक करें, चाहे इलास्टिक करें, तीनों ही केसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ट्रू होता है। हर कंडीशन में एलओसीएम ट्रू होता है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी केवल और केवल इलास्टिक कोलिजन में ही ट्रू होता है। यहां पे भी नहीं ट्रू होता है, यहां पे भी नहीं ट्रू होता है। यहां पे 100% एनर्जी बर्बाद हो जाती है, यहां पे 0% एनर्जी बर्बाद होती है, यहां पे कुछ बीच का बर्बाद होता है।